स्क्रीन विजिबल है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, give me 1 minute. Now, what we did yesterday was introduction to finance and financial management. I had started with the chapter of introduction to finance and financial management. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी आज हम बोलेंगे 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखो 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पब्लिक फाइनेंस, सेकंड इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड द थर्ड वन इज पर्सनल फाइनेंस। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? जो पब्लिक से जमा किया हुआ होता है एंड पब्लिकली अवेलेबल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, जो हम लोग पब्लिक से जमा करते हैं, ओके। और दूसरा होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए होते हैं। ऐसा फाइनेंस जो सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। और तीसरा होता है पर्सनल फाइनेंस, जैसे हम लोग इंडिविजुअल फाइनेंस, मतलब जैसे मैंने लोन ले लिया बैंक से, बैंक लोन ले लिया कोई चीज खरीदने के लिए, या जैसे रेफ्रिजरेटर खरीदना था, लोन ले लिया, ठीक है। पर्सनल जैसे एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं लोग, है ना। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको, पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस जो हम लोग अपना इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी किसी से लोन ले रहे हैं अगर, तो उसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस, 1-to-1 बेसिस। म्यूट आपको ना मुझे म्यूट करना पड़ता है। म्यूट करो सारे। कौन है? कुरैशी, परवीन, अनम्यूट था आपका। आप लोग ध्यान दो, नहीं तो मैं आप सबको म्यूट कर दूंगी, फिर आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे। कुछ पूछना होगा ना तो नहीं पूछ पाओगे। चलो देखो, today finance is typically broken down into 3 broad categories. The first one is public finance, which includes tax systems, government expenditures, budget procedures, stabilization policy and instruments, debt issues and government concerns. मतलब अगर आप पब्लिक फाइनेंस की बात करो तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, जो गवर्नमेंट जो जिससे एक्सपेंसेस करती है ना, जैसे आप टैक्स भरते हो तो वो पूरे पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है ना टैक्स, तो जिसमें से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, अपने बजट के प्रोसीजर्स बनाती है एंड स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज बनाती है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ एक पार्क बनाना है, गार्डन बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पब्लिकली अवेलेबल होती है। तो पब्लिक फाइनेंस मीन्स विच इज अवेलेबल टू ऑल द पब्लिक एट अ लार्ज स्केल। समझ आ रहा है? उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? जो सिर्फ कंपनीज की असेट्स को, कंपनीज की लायबिलिटीज को और बिजनेस के डेट्स को मैनेज करते हैं। मतलब ये कंपनी की बात चल रही है, पब्लिक की नहीं। समझ आ रहा है दोनों के बीच में डिफरेंस? So corporate finance is concerned with business, not with public. So whatever you have to manage in the business, whatever assets, whatever money you have to manage in the business, that is known as corporate finance. Okay. Now what is personal finance? Personal finance means at an individual level, जो आप अपने घर के लेवल पे, अपने इंडिविजुअल लेवल पे whatever decisions you take regarding finances, how much to spend, how much to earn, what to earn and how to spend, ठीक है। कौन सी चीज खरीदनी जरूरी है, कौन सी चीज खरीदनी जरूरी नहीं है, ये सब चीजें आप घर के लिए जो आप देखते हो, बजट करना, इंश्योरेंस करवाना है कि नहीं करवाना है, सेविंग्स कितनी करनी है और रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा जमा करके रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें जब हम ऐसे बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। अब नेक्स्ट आता है आपका, देखो अब है ना थोड़ा डिटेल में हम लोगों ने इसको बताया हुआ है।
एक पर्सनल फाइनेंस, फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस और फिर पब्लिक फाइनेंस। तो इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। हाँ, मैंने नोट्स के लिए कोड नहीं दिया ना आपको, वो मैं आज दे दूंगी। कल मैं थोड़ी बिजी थी, तो मैं आज आपको कोड बनाकर, मतलब क्लासरूम बनाकर वो कोड आपको फॉरवर्ड करूंगी। ओके। ओके मैम। अब देखो पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। पर्सनल फाइनेंस वो पोजीशन होती है इंडिविजुअल्स की जिससे वो फॉर्म्युलेट करते हैं स्ट्रैटेजीज को to fulfill their needs, to to fulfill their financial needs rather I would say. So personal finance जो होता है, it is a specific to every individual situation. Now suppose आपके घर पे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको 3 जनों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट होगी। मेरे घर पे कोई बच्चा नहीं है, तो एजुकेशन की तो कोई नीड ही नहीं है, कोई बच्चा ही नहीं है, सारे पढ़े लिखे हैं, बड़े हो गए हैं, सब सब काम करते हैं, सब प्रोफेशन, किसी ना किसी प्रोफेशन में है ना। सो देयरफॉर पर्सनल फाइनेंस इज स्पेसिफिक टू एवरी इंडिविजुअल सिचुएशन। It varies from individual to individual. Therefore financial strategies depend largely on person's earnings. जितना हम अर्न करते हैं उसी हिसाब से तो पता लगता है कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। हमारी लिविंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से गोल्स, हमारे डिजायर्स, हमारी अर्निंग्स पे ही तो डिपेंड करेगा कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। मतलब हम कितना सेव कर सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, कितना फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कोई कोई सीनियर सिटीजन है तो कोई यंग है। अभी यंग होगा तो उसको फाइनेंस की ज्यादा नीड होगी, वो इतना सेव नहीं कर पाएगा पैसा, है ना। लेकिन सीनियर सिटीजन होगा तो ऑलरेडी उसके पास सेविंग्स बहुत हैं पहले से, है ना। तो सबका अलग अलग वो सिचुएशन होता है। तो पर्सनल फाइनेंस भी सबका अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हाउ मच यू सेव एंड हाउ मच यू स्पेंड। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स मस्ट सेव फॉर द रिटायरमेंट। हम लोग को हर एक को बोला जाता है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करते जाइए, which requires savings or investments enough money during their working lives to fund their long term plans. तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि जब हम सेव करते हैं ना पैसा, जब हम अपने वर्किंग लाइफ में होते हैं, जब भी 30-40 ईयर्स में होते हैं, जब हम काम कर सकते हैं, सो वर्किंग लाइफ के टाइम पे यू नीड टू सेव मोर एंड मोर अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ योर लाइफ। समझ आ रहा है। तो इसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। दिस इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन फॉल्स अंडर पर्सनल फाइनेंस। ये एक ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मनी का मैनेजमेंट है, पैसों का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ये पर्सनल लेवल पे डिसाइड होता है। ये ऐसे नहीं डिसाइड होता है कि मैं ये कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, नहीं। वो बिजनेस, जब वो बिजनेस फाइनेंस हो जाएगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो जाएगा। लेकिन जब मैं पर्सनल फाइनेंस की बात कर रही हूँ तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, एफडी में पैसा रखूं कि एलआईसी में पैसा डाल दूं, ठीक है। इसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। वो देखेगा कि अपने जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको वो कहाँ यूटिलाइज कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें होता है, मुझे मेरे फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए ये देखना है कि हाउ मच डू आई स्पेंड in a month, in a day, in a week, how much I can save in a day, in a week, in a month। ठीक है, पहली ये चीज। कौन से एस्पेक्ट्स हम पर्सनल फाइनेंस में देखते हैं, पहली ये चीज। दूसरी, बाइंग इंश्योरेंस, कि अगर आपको लगता है कि किसी भी, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदना है, ठीक है, मुझे मेरी लाइफ का इंश्योरेंस करवाना है, मुझे मेरे घर का इंश्योरेंस कराना है, जिससे मुझे रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटिंग एंड फाइलिंग टैक्सेस पर्सनल लेवल पे। अब मैंने इतनी इनकम कमाई है, इतनी इनकम मुझे गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में देनी पड़ेगी, तो इसका भी कैलकुलेशन करना। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, कितना अमाउंट में फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करके रख सकती हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग, जब मैं रिटायर होंगी तो मुझे ये पैसा कितना चाहिए रहेगा, उस हिसाब से मुझे आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, कि मुझे रिटायरमेंट के टाइम पे 60 ईयर्स की जब मैं होंगी, जब मेरा काम करने का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, है ना, या फिर मैं रिटायर हो जाऊंगी, कंपनी मुझे काम करने नहीं देगी अपने यहाँ, तब मैं
अमाउंट ऑफ मनी कहाँ से लाऊंगी, मेरा लाइवलीहुड कैसे चलेगा, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग। यस। अब आता है आपका नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? द फाइनेंस which is widely used in the business। इसको बोलते हैं बिजनेस ऑब्टेनिंग फाइनेंस थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। बहुत तरीके से हम कॉर्पोरेट फाइनेंस को वाइडर टर्म में यूज कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू क्रेडिट अरेंजमेंट्स। कोई भी चीज जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो या किसी को लोन के फॉर्म में देते हो पैसा, जब आप अपने अमाउंट को रोटेट करते हो गुड्स खरीदने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो भी तो फाइनेंस हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, है ना। अब एग्जाम्पल, आपको ना फंड्स की नीड है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। फंड्स होंगे तो मैं ज्यादा गुड्स खरीद के बना सकूंगी, मैन्युफैक्चर कर सकूंगी, और जितने मैंने ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करूंगी उतनी ज्यादा सेल्स कर पाऊंगी, जितने ज्यादा सेल्स करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, आपको अपनी कंपनी एक्सपैंड करनी है, तो भी तो आपको फंड चाहिए ना, पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मनी चाहिए, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब देखो सेकंड लाइन पे लिखा, म्यूट म्यूट, कौन है ये? मुझे ना यहाँ दिख रहा है, तुम लोग कुछ आंसर दे रहे हो ना, बेशक दो, फिर म्यूट करो। ये आप लोग को सिखाने की जरूरत थोड़ी है, आप सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में थोड़ी हैं। ऐसे डिस्टर्ब होता है सबको, नहीं तो। देखो आगे देखो, अ फर्म माइट टेक आउट अ लोन फ्रॉम अ बैंक टू अरेंज लाइन ऑफ क्रेडिट। मतलब आपको अगर फंड्स की नीड पड़ सकती है तो आप बैंक से लोन भी तो ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि कभी बिजनेस रुक जाए। हैव यू एवर सीन दैट इफ द बिजनेस इज going with the shortage of running with the shortage of funds, so will that business be stopped forever? No. Will that business be stopped forever? No. What that business will do, what the owner will do, he will borrow money and run the business। समझ में आया? मतलब वो ऐसे नहीं है कि पैसा नहीं है तो बिजनेस करेगा ही नहीं, बिजनेस करेगा, पैसा बाहर से लोन लेकर बिजनेस करेगा। आया समझ में? तो acquiring and managing debt properly can help a company expand and become more profitable। ये वही चीज जो मैंने आपको बताई कि अगर आप अपने अमाउंट ऑफ मनी को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो तो आपकी कंपनी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबल होगी, मतलब ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। ये जो मैंने आपको बताई वही चीज लिखी हुई है। कॉर्पोरेट फाइनेंस रेफर्स टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज रिलेटेड टू रनिंग अ कॉर्पोरेशन, usually with a division or departments to set up to oversee the financial activities। मतलब हम लोग अपनी कंपनी में अगर बहुत बड़ी कंपनी है और मुझे वो अच्छे से चलानी है, आई हैव टू रन माय कंपनी स्मूथली, तो what will I be doing is I will divide the company into different departments to see whether the each department is working properly, है ना। ऐसे ही करना पड़ेगा। अब वो एक एक डिपार्टमेंट को कितना कितना फंड्स की नीड है वो देखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज कंपनी मे हैव टू डिसाइड वेदर टू रेज एडिशनल फंड्स थ्रू बॉन्ड इशू और स्टॉक ऑफरिंग। मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको फंड्स की नीड है, फाइनेंस की नीड है, तो वो कैसे फाइनेंस रेज कर सकती है, कहाँ से फाइनेंस आएगा उनके पास? मे बी बहुत बड़ी कंपनी है तो वो तो अपना स्टॉक बेचकर, इक्विटी शेयर्स को इशू करके, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को इशू करके भी तो पैसा रेज कर सकते हैं ना। दे कैन रेज देयर मनी थ्रू स्टॉक ऑफरिंग्स। मतलब इक्विटी शेयर्स को इशू करना, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना, क्योंकि जब आप शेयर्स इशू करते हो ना तो आपके पास पैसे आते हैं, है ना। जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो कंपनी को पैसा देते हो ना, तो कंपनी क्या बोलेगी, मैंने शेयर्स इशू किए, मतलब लोगों को शेयर्स बेचे। तो जब कंपनी लोगों को शेयर्स बेचती है तो कंपनी वही सेम शेयर्स में से कंपनी को क्या मिलता है? फाइनेंस, पैसा, मनी। आया समझ में? समझ आ रहा है? यस मैम। यस। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टअप वाली पॉइंट। स्टार्टअप में रिसीव कैपिटल फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स
और वेंचर कैपिटलिस्ट। अभी आप बोलोगे मैम एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? जो अभी देखो हमारी लाइफ में कोई ऐसे जब हमको बहुत फंड्स की नीड होती है, ठीक है, और कोई अचानक से आके हमको पैसों की हेल्प करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारे लिए वो एंजल है ना, हमारे दुख में Yes. वो, हाँ वैसे कहते हैं ना हम। तो कंपनीज के लिए भी, जो बेचारी नई नई कंपनीज है, छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो अभी अभी मार्केट में आई हैं, और उनको ना कैपिटल चाहिए, उनको पैसा चाहिए, पैसा देने के लिए कोई रेडी नहीं है, क्योंकि नई नई कंपनी होती है तो लोगों को डर होता है, एवरीबडी इज स्कैर्ड टू इन्वेस्ट मनी इन न्यू न्यू बिजनेसेस। न्यू जो अभी अभी जो सेटअप हुआ है ना, हमको उसमें पैसा डालने में डर लगता है। वी आर अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इनटू न्यू वेंचर्स। न्यू जो बिजनेस खुले हुए रहते हैं उसमें हम पैसा डालने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पैसा डूब गया तो, कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी न्यू न्यू है, चली ही नहीं कंपनी, तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कंपनीज को लोग पैसा नहीं देते हैं। कौन पैसा देता है? ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। जो हमारे, हम जब भी छोटे हैं, हम अभी चलना नहीं सीखे हैं, ठीक है, तो वो कंपनी का उंगली पकड़ पकड़ के उनको चलाना सिखाते हैं, बड़ी कंपनी बना देते हैं, उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। आया समझ में? तो ऐसे स्टार्टअप्स मतलब नई नई बिजनेसेस, न्यू न्यू बिजनेसेस जो अभी अभी मार्केट में ओपन हुई है, स्टार्टअप्स में रिसीव। अब जो बिजनेस बेचारे नए नए हैं, जिनमें लोग पैसा डालने से डर रहे हैं, तो कुछ लोग आते हैं आगे जो अपना पैसा ऐसी कंपनीज में डालते हैं, और उनको बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर मतलब शुरुआत, शुरुआत करने के लिए आपने किसी को कैपिटल दिया, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। इन एक्सचेंज फॉर द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप। आप ये क्यों करते हो, पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हो? क्योंकि आपको उस कंपनी में क्या चाहिए? ओनरशिप चाहिए, कुछ परसेंटेज ओनरशिप। 50% ओनर मैं हूँ, 20% ओनर आप हो, 30% ओनर ये बंदा है। ऐसे ओनरशिप के लिए तो बंदा इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, क्यों करेगा नहीं तो इन्वेस्ट, है ना? ओनरशिप होगी तो आपको शेयर्स होंगे तो डिविडेंड मिलेगा ना, नहीं तो कैसे मिलेगा डिविडेंड? कमाओगे कैसे आप? इंटरेस्ट कैसे कमाओगे? डिविडेंड कैसे कमाओगे? आपको कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना कंपनी में, कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। इफ अ कंपनी थ्राइव्स एंड डिसाइड्स टू गो पब्लिक, अगर कंपनी को लगता है कि अब मुझे पब्लिकली जाना चाहिए, मतलब मुझे लार्ज लेवल पे पब्लिक कंपनी अपनी बनानी है, और लोगों से पैसा चाहिए बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे, तो कंपनी क्या करती है? आईपीओ। अब कंपनी क्या करती है? आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार वो मार्केट में स्टॉक्स को इश्यू करती है, शेयर्स को इश्यू करती है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज पता है ना आपको? तो कंपनीज क्या करती हैं? अपना शेयर्स को इश्यू करती है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग टू रेज द कैश। क्योंकि कंपनी को अभी लार्ज स्केल पे अमाउंट चाहिए, कैश चाहिए, तो वो आईपीओ करती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बड़े पैमाने पे पब्लिक को ऑफर करती है क्या? शेयर्स, जिससे लोग शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी में बहुत सारा करोड़ों का कैपिटल आता है। तो कंपनी वो कैपिटल इन्वेस्ट करती है अपने गुड्स में, और वो गुड्स बेचती है मार्केट में, और जितना ज्यादा बेचेंगे उतनी ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। उन्हीं प्रॉफिट्स में से कंपनी शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने स्टॉक खरीदा, शेयर्स खरीदे, उन्हीं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट दिया जाता है। समझा कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? सबको क्लियर है? जिससे कंपनी ग्रो होती है, मेन कंपनी चलती है, वही तो होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, चलो अब देखते हैं पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। अब ये तो मैंने पहले भी बता दिया, पब्लिक फाइनेंस मतलब जो अमाउंट ऑफ टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हो, और या फीस देते हो, या पेनल्टीज देते हो, या लाइसेंस बनवाते हो, तो फीस जाती है गवर्नमेंट को। हम लाइसेंस फ्री में तो नहीं बनवाते हैं, पैसा लेती है गवर्नमेंट हमसे। समझो 2,500 की लाइसेंस बनवाई मैंने, तो 2,500 किसको जाएगा? गवर्नमेंट को। एक एक बंदे का 2,500, मतलब ऐसे कितने लोग होते हैं? Give me a one. Give me a minute. Huh? Yes, sorry.
I'll start again with the public finance. See, public finance क्या होता है? जब मेजर स्केल पर आप गवर्नमेंट को कुछ कंट्रीब्यूट करते हो फ्रॉम योर ओन अर्निंग्स. देखो, जब मेरी पर्सनल अर्निंग्स हैं, जो मेरी खुद की इनकम है, अगर मैं उसको घर के कुछ खर्चों में चलाती हूँ या सेविंग्स करती हूँ, तो उसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस. लेकिन अगर वही अर्निंग्स अगर मैं टैक्स के फॉर्म में पे करके लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट को कुछ फंडिंग दे रही हूँ, तो उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस. अब मैंने ये जो टैक्स का एग्जाम्पल दिया ना, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इट इज ओनली वन एग्जाम्पल. ऐसे मैं गवर्नमेंट को तो बहुत अमाउंट पे करती हूँ. जैसे सिर्फ टैक्स नहीं पे करती हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया लाइसेंस फीस, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पेनल्टीज पेड टू द गवर्नमेंट. कोई आपने गलती कर दी, नॉन पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, तो आप पेनल्टी पे करते हो? कभी की है नॉन पार्किंग में गाड़ी खड़ी? हाँ, किसी ने नॉन पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है कभी? तो गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ता है आपको? फीस, पेनल्टी. चैरिटी, सोशल वेलफेयर, चैरिटी के लिए सोशल वेलफेयर और चैरिटी भी रहेगा क्या पब्लिक फाइनेंस में? वो डिपेंड करता है ना, वो आपने कैसे किया है, पर्सनल लेवल पे किया है कि किसी चैरिटी में, चैरिटी के इंस्टीट्यूशन में फंड दिया है, वो डिपेंड करते हैं, है ना, वो डिपेंड करते हैं. शुभम बोल रहे हैं बहुत बार नॉन पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है, और स्वराज ने तो 2,000 रुपए फाइन भी भरा है ना. तो इसको बोलते हैं, ये इन शॉर्ट ये सारा क्या है, ये पब्लिक फाइनेंस है ना, जिसको गवर्नमेंट अल्टीमेटली क्या करती है, पब्लिक के ही बेनिफिट के लिए सर्विसेज देती है इन्हीं पैसों में से. यही वो अमाउंट है जिसमें से गवर्नमेंट पब्लिक को वेलफेयर फैसिलिटीज देती है. ठीक है. और फेडरल गवर्नमेंट हेल्प्स प्रिवेंट मार्केट फेलियर बाय ओवरसीइंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ये वही पब्लिक फाइनेंस है जिससे गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रखती है. कैसे? ये ध्यान देते हुए कि हमारे रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट हो, कोई भी इतना ज्यादा पॉवर्टी में नहीं चला जाए कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है ना. प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, प्रॉपर इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज्ड हो, है ना. देखो, वो एक अलग बात है कि फिर भी इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, पर गवर्नमेंट तो यही ट्राई करती है ना कि हमारे पास जितना फाइनेंस है, करप्शन की वजह से ये बहुत सारी चीजें रुक गई हैं, हमारी चीजें हो नहीं पाती है. बट रियलिटी तो यही है ना कि पब्लिक फाइनेंस इन चीजों के लिए यूज होते हैं, so that our economy gets stabilized. ये वो फाइनेंस है जो हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज्ड बनाती है ना. और यही वो इकोनॉमी है, यही वो फाइनेंस है जिसमें से गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स बनाती है ना. यही वो पैसा है जिसमें से देखो फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, other sources of public finance includes charges from airports, airport services, other facilities, fines resulting from breaking the laws, revenue from license. ये सब मैंने जो आपको बताया, such as driving license and sales of government securities and bond issue. कभी कभी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है ना, अगर ये इतना पैसा काफी नहीं होता है ना जो गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में, लाइसेंस के फॉर्म में, पेनल्टीज के फॉर्म में जो मिलता है, अगर वो काफी नहीं पड़ता ना, तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को बेचती है. जैसे गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, है ना, हम वो खरीद सकते हैं. गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकते हो? यस, खरीद सकते हैं. पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते हैं. ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ही तो है जो गवर्नमेंट आपको बेचती है थोड़े टाइम के लिए. बोलती है पैसा मुझे दो, और ये शेयर्स खरीदो मुझसे, बॉन्ड्स खरीदो मुझसे, so that the funds which are in shortage to the government can be made available. समझ में आया? In addition to managing money in day-to-day operations, government body has also social and fiscal responsibilities. ये तो हमने पहले भी पढ़ी है कि सिर्फ ये नहीं देखना होता गवर्नमेंट को कि हर दिन का, कंट्री को चलाने के लिए हर दिन का अमाउंट कितना चाहिए, सिर्फ ये नहीं देखना होता है, पर गवर्नमेंट को ये भी देखना होता है कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और फिजिकल मतलब बजट, जिसमें हम बजट डिसाइड करते हैं कि आने वाले 5 सालों में कितनी हमारा कंट्री को डेवलप करना है.
आने वाले 10 सालों में कितने मेट्रोज बनाने हैं, आ रहा है समझ में? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिसमें जिसमें लोग सेफ हो, डिफेंस सिस्टम बना हुआ हो, और झगड़े नहीं हो, वार्स नहीं हो, और मतलब सोशल सिस्टम बना हुआ है, सब ठीक ठीक चले, ऐसा बोलते हैं ना हम, तो उसको बोलते हैं सोशल एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एंश्योर एडिक्वेट सोशल प्रोग्राम्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सोशल प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है, लोगों को अवेयर करती है कि आप टैक्स की चोरी करोगे तो इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहेगी, फिर आप लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स करती है गवर्नमेंट, बहुत लार्ज लेवल पे। ठीक है, समझ में आया? ये होता है हमारा पब्लिक फाइनेंस। अभी ये देखो आपके पास है ना, ये चार्ट है एक, आपके आगे एक चार्ट दिख रहा है। मैंने उसको बहुत ट्राई किया है कि मैं उसको जितना बड़ा यस और मैम। जितना वो विजिबल बना सकी हूँ उतना विजिबल मैंने बनाया है, इससे ज्यादा विजिबल वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब ओके, इससे ज्यादा कर सकता है, इससे ज्यादा तो मुझे लगता है वो होगा नहीं। नाउ सी, अब थोड़ा ज्यादा विजिबल लग रहा है आपको? यस, ज्यादा विजिबल है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, यस मैम। हाँ, अब देखो इसमें ना हम लोग को सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया। सो हमने 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंस पढ़े आज, जिसमें पहला था पब्लिक फाइनेंस, दूसरा क्या था? पर्सनल Corporate finance कॉर्पोरेट फाइनेंस, और personal finance. पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस। वेरी गुड, वेरी नाइस। स्वराज, आपने लिखा है कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा है, मतलब क्या नहीं दिख, बाकी सबको क्लियर है स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम। स्वराज नहीं मैम। आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा फिर, मुझे लग रहा है। मैम ये मैम वो छोटा पार्टिसिपेंट में छोटा दिख रहा थर्ड नाम किसी ने BBCC लिखा है, उनको बोलो ना पूरा नाम लिखने। प्लीज आप अपने आप को रीनेम करो, देखो आपकी अटेंडेंस चली जाएगी, रीनेम करो। कौन है ये BBCC? मुझे तो नहीं दिख रहा ऐसा कोई भी। कवट मध्ये। अभी चेंज किया है मैम किसी ने। हो गया। हो गया ना, ठीक है। हम्म कौन सा? हाँ, सिंक ये है। ओके, अभी विजिबल है स्क्रीन आपको? स्वराज, मैम जूम करके बाकी देखेंगे तो दिख रहा है। स्वराज वही बोल रही हूँ मैं आपको, बाकी सबको दिख रहा है, आपको ही नहीं दिख रहा है बेटा, आप थोड़ा एडजस्ट करके वो उसको जूम करके देखो ना। हेलो। थैंक यू। स्वराज दिख रहा है अभी? हाँ। हाँ ठीक है, ट्राई करो फिर मुझे बताओ, ठीक है? ओके, तब तक हम शुरू करते हैं। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, अभी देखो ध्यान से इस चार्ट को देखो। बेसिक, मैं अभी मैंने तो ये फुल स्क्रीन ही तो करी हुई है, ये मेरी फुल स्क्रीन ही है स्वराज, मैंने तो फुल रखा है अपनी स्क्रीन को। एक मिनट रुको, अभी देखिए, अभी और विजिबल है? हाँ मैम विजिबल है। अब वो अच्छा ठीक छोटे है। छोटे मैम वर्ड दिख रहा के है। लिए जूम करना पड़ हाँ रहा है। वो तो छोटा छोटा है ना जो, वो हाँ आपको थोड़ा जूम करके, ये चार्ट ही ऐसा है ना, देखो चार्ट बड़ा में ना चार्ट है बहुत ना। सारी चीजें है ना, तो एक पेज पे तो छोटा छोटा करके लिखना पड़ता है ना, हम नोटबुक में भी लिखते हैं तो। हाँ अभी दिख रहा है ना, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा।
चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बेसिस ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ जनरेशन। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। मतलब आप है ना ऐसे समझो, इसको टाइम में डिवाइड किया। एक तो पहला टाइम, दूसरा ओनरशिप और तीसरा जनरेशन। ठीक है, तो पहला क्या है? टाइम। Now, whenever we talk about time, there are 3 different types: long term, medium term, and short term. ठीक है? Whenever we see ownership, there are 2 types: owned and borrowed. And whenever we come to generation type, we have again 2 subtypes: internal and external. Am I audible to all? Am I Yes, ma'am. audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। म्यूट कर दो, आंसर देकर म्यूट करो, आंसर दे दो, म्यूट करो। ओके। अब देखो, जब मैं टाइम की बात करूंगी, फटाक से इसको ना थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि सब ना आपको आता है, इजी है। जब हम टाइम की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में देखो, जैसे अगर मैं देखो, सबसे पहली बात आप ये समझ लो कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या होता है। सोर्स मतलब जहां से पैसा आता है। सोर्स की मीनिंग होती है जहां से आपके पास ये कैश आई। ठीक है, सोर्स का मतलब ही यही होता है कि कहां से आपके पास ये पैसा आया। सोर्स क्या है? तो द सोर्स इज लॉन्ग टर्म। सबसे पहले टाइम की बात कर ली तो लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म, गिव मी अ मिनट। हेलो, यस, लॉन्ग टर्म। सो व्हेन वी सी देयर इज अ लॉन्ग टर्म, मतलब हम लोग के पास ऐसा अमाउंट आया है कंपनी में। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मतलब पैसा कहाँ से आया, तो कंपनी में ऐसा पैसा आया है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। लोगों ने मेरे पास लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ऐसे अमाउंट ऑफ फाइनेंस को बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो अब लॉन्ग टर्म में क्या क्या होता है? इक्विटी। देखो, इक्विटी तो ऐसे ही होता है ना, आपने आज अमाउंट इक्विटी खरीदा और कल बेच दो, क्या ऐसे होता है क्या कभी? क्योंकि आपने पढ़ा होगा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट में कि इक्विटी हमारी रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। इक्विटी आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड दे स्टे इन द कंपनी टिल देयर एंड ऑफ द लाइफ ऑफ कंपनी। जब तक कंपनी खत्म नहीं होती है तब तक इक्विटी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म हुआ ना। प्रेफरेंस शेयर्स, अब जो मेरे से प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेंगे, समझो मैं कंपनी हूँ, आप मेरे से प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहे हो, तो 5 इयर्स के प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहे हो तो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यूजुअली ना प्रेफरेंस शेयर्स लॉन्ग टर्म ही होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते, कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होते। मीडियम टर्म हो सकता है लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं हो सकते प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद होता है इंटरनल अक्रूवल्स। जब कंपनी में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया और आपने सालों सालों के लिए उसको रिजर्व करके रखा है, तो वो कंपनी के फ्यूचर के लिए बेनिफिट होता है। 5 साल के बाद के लिए अमाउंट रखा हुआ है, 10 साल के बाद के लिए अमाउंट रखा हुआ है। इंटरनल अक्रूवल्स मतलब कंपनी के अंदर ही जो आपने रिजर्व्स बना के रखे हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, ये भी आपके लॉन्ग टर्म होते हैं। 10-15 सालों के लिए डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं आपके पास। तो आपके पास ऐसी कैश आ गई जो अब 10-15 सालों तक आपके पास रहेगी, है ना। टर्म लोन्स, आपने 5-6 साल का टर्म लोन ले लिया, 10 साल का टर्म लोन ले लिया। टर्म मतलब एक टर्म फिक्स्ड होता है, पीरियड फिक्स्ड होता है, मैच्योरिटी पीरियड जिसमें फिक्स्ड होता है। समझो 10 साल का टर्म लोन है,
तो 10 years इज अ टर्म, नहीं, इसको टर्म बोलते हैं ना, पीरियड. सो टर्म लोन मीन्स, लॉन्ग टर्म लोन मीन्स में आपने 10 साल के लिए लोन ले लिया, 8 साल के लिए लोन ले लिया, अब 8 साल तक चुकाते रहो उसको, ऐसा होता है ये लोन. ठीक है. वेंचर फंडिंग, जो नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं वेंचर. वेंचर मतलब न्यू बिगिनिंग. तो किसी भी कंपनी ने नया नया शुरू किया है उसको फंडिंग देना, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, क्योंकि बेचारी कंपनी अभी अभी तो आई है, अभी अभी तो बॉर्न हुई है, बड़ा होने में टाइम लगेगा ना. छोटा बच्चा होता है, आज आज बॉर्न होता है, कल बड़ा थोड़ी हो जाता है, नहीं. धीरे 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 बोलना सीखता है साल भर के बाद, फिर चलना सीखता है 1 साल के बाद, है ना. तो कितने साल लग जाते हैं उसको पढ़ के लिख के कमाने में, है ना. तो कंपनी भी वैसी होती है, जब नई नई आती है तो न्यू बॉर्न बेबी होती है, न्यू